हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आई होप। तो यहाँ पर आज हम सेशन 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे। सेशन 2 में जो बात करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में रिपीट अक्सर हो जाते हैं। तो हमें इसमें अप्रोच बनाना है, और इसमें देखिए चैप्टर्स तो हम पढ़ते रहते हैं, चैप्टर से कभी भी स्पीड नहीं बनती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या होता है, हमारी स्पीड बनती है। तो मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप भी साथ ही साथ करते जाएं, जिससे कि आपको आइडिया लगता जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईच मेंबर ऑफ अ क्लब कंट्रीब्यूट इज अ रुपीज एज मच पैसे एज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब इफ द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 252 रुपीज 2525 रुपीज, इतने रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये क्लब है हमारा, क्लब में हमने क्या करा, ये क्लब में हमने मेंबर्स को ले लिया कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक्स है। और ये जो रुपीज हैं, रुपीज भी इतने ही दे रहे हैं मेंबर्स के बराबर, और पैसे जो हैं, आपके जो पैसे हैं वो भी इतने ही हैं। तो हमें क्या करना है कि रुपीज जितने हैं तो रुपीज को मल्टीप्लाई किया, और पैसे को हमने रुपयों में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें जितने मेंबर्स हैं उतने पैसे हैं, इक्वल टू कितना आया 2525। ठीक है, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, और यहाँ 1 में कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा 25 और आपका हुआ 25। ठीक है, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ से सीधा एलसीएम निकल के आ जाएगा 101/100 252। अब इसको कैंसिल किया जाए तो ये सीधा सीधा आप देख रहे हो 2525 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 आपका आ जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 25 इंटू 100। यहाँ पे x इक्वल टू आ गया अपॉन में कितना 2500। तो यहाँ पर इसका रूट होता है 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 इज करेक्ट योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से हमने बना दिया। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, अगला देखते हैं। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन ये दे रखा है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स का मल्टीपल है, और ये बताना है कि वो ग्रेटर देन बाय 2, ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज 4। इधर आपको डिनोमिनेटर बता दिया कि 7 प्लस सी, और सी की जो वैल्यू है -7 से ग्रेटर देन है, और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फ्रैक्शन है, आई होप दिस कंसीडर। तो मैं ये कंसीडर फ्रैक्शन करता हूँ, उसका डिनोमिनेटर पर कितना दे दिया 7 प्लस सी। तो समझना है यहाँ पे, और यहाँ पर जो नंबर है कि एक नंबर ये है तो दूसरा ये x प्लस टी, दोनों का डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपको बोलो ग्रेटर देन अदर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इन दोनों में न्यूमरेटर और बड़े नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि ये आपका डिनोमिनेटर और y का जो डिफरेंस है वो 4 है, और y की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो x प्लस 2 है। तो यहाँ पर हमने x प्लस 2 डाल दी, तो यहाँ पर हो गया c माइनस एक्स 4 माइनस 5, और यहाँ से निकल के आ गया c माइनस एक्स इक्वल टू -1। अब सबसे बड़ी मेन मुद्दा आता है कि c की वैल्यू हमें कैसे डालना है। देखो c की वैल्यू हमको ऑब्जर्व करना सीखना है। c की वैल्यू कह रहे हैं कि -7 से ग्रेटर देन है, और साथ ही साथ में हमको ये लॉजिक भी ध्यान में रखना है कि जब c की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो वो क्या होगा, जब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, c जैसे जैसे बढ़ेगा और प्लस में किसी चीज़ को प्लस बढ़ाएगा तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब ये ऊपर को बढ़ेगा तो क्या होगा, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे जैसे c घटेगा इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है कि c की वैल्यू एब्जॉर्ब करते हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकती है, c की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये इतना ही कम होगा। तो यहाँ c की वैल्यू आप देखिए जरा कंसीडर करते हैं। कंसीडर कैसे करना है, अब भी देखो -6 भी रख सकते हो, -5 भी रख सकते हो, -4 भी रख सकते हो, -3 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, जितनी चाहे मर्जी वो रख सकते हो। ठीक है, अगर आपने c की वैल्यू -2 रख दी, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ से शुरू करते हैं -1 -2 0। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू कर, अगर -1 है, -1 तो कभी ले नहीं सकते, अगर -1 हो जाएगी तो +1 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा पीछे आना है। अगर पीछे रहेंगे -2 से रखना स्टार्ट करते हैं, -2 रखते हैं, तो -2 रखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो आई 1, और x की वैल्यू निकल के आ गई -1। x की वैल्यू जब क्या है -1 है तो y की वैल्यू -2 है, सॉरी -1 +1 है, तो ये -1 +1 अपॉन में c की वैल्यू हमने कितना लिया -2, तो -2 रखोगे तो ये आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगा -1/5। तो ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया -1/5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी आसानी से हमें क्वेश्चन बन गया। अब एक बात और समझिए, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिफरेंस दोनों में, अगर हम -1 और 1 भी ले लें, इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, आप कहोगे सर ऐसा नहीं लेंगे, हम 2 और 4 लेंगे, 2 और 4 भी ले लो।
2 का डिफरेंस होना चाहिए, ये आप बोल गए 2 की 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस बन गया। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब ये कहना चाह रहा है कि अब उन जो भी बड़ा नंबर है, इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर और इसका जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 4 का। अगर मैं डिनोमिनेटर कंसीडर करता हूँ, मान लीजिए कि डिनोमिनेटर मैं अपने हिसाब से कंसीडर कर लेता हूँ 6, तो 6 और इसमें डिफरेंस 4 का है, मगर बड़े नंबर की बात कर रहा है। अगर हम ले में 5 डिफरेंस, तो आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, बड़ा नंबर ये है और इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, तो -1 इंटू 1/5, तो माइनस के 1/5 इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो, तो आपका आंसर माइनस का 1/5। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही अप्रोच बता दिए, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मान के कंसीडर कोई भी नंबर। अभी कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दिस नंबर, कोई नंबर है कि दोनों नंबर को सम से डिवाइड कर दे, तो सम कर लेते हैं दोनों नंबर का पहले, तो सम कर दिया हमने 1000, आपका सम आ गया, सम ये आपका हो गया सम 1000। दूसरी बात कह रहा है कि इफ गिव 2 टाइम्स द डिफरेंस द क्वोशिएंट अब 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ द क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट है दोनों का डिफरेंस डबल हो जाए इनका, अगर ये आपको लिखा जाए, तो यहाँ पर 2 इंटू 110, तो ये आपका डिफरेंस क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि नंबर हमारा ये था, इसको हमने सम से डिवाइड किया, यानी कि 1000 से इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट आपका निकल के आ गया, कितना हुआ, तो ये आपका इतना निकल के आया, तो यहाँ से x जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा दिस मल्टीप्लाई 1000, और रिमाइंडर कितना दे, 30 देना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 2, यहाँ 4 0 3 0, ये और 1 प्लस 30 कर दे, तो यहाँ पर 2 2 0 30, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। योर आंसर इज करेक्ट, ए ऑप्शन आपके साथ चले जाएंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से बन गया। देखिए क्वोशिएंट मतलब भागफल, और डिवाइजर समझते ही हैं, यानी भाजक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, when number is x is divided by divisor it is seen that the divisor is a 4 टाइम। देखिए यहाँ पर अगर हम किसी नंबर को भाग करते हैं, जैसे हमने 5 को भाग किया 4 से, 4 बन जाए 4, यहाँ पर ये जो बचेगा इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या सब बोलते हैं इसे हम, क्वोशिएंट, और ये आपका रिमाइंडर है, और ये क्या है आपका डिवाइजर है। ठीक है, ये क्या है आपका डिवाइजर, और ये क्या है आपका डिविडेंड। क्या है ये आपका डिविडेंड है, क्या है आपका डिविडेंड, यानी ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, और ये आपका भागफल है, और नीचे जो बचा है घटाने के बाद ये आपका शेषफल है। ऐसे तो होता है भाई, ये सब चीजें निकल के आती हैं। अब सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पढ़िए, कि जो डिवाइजर है यानी भाजक कितना है, भागफल का 4 गुना, तो भागफल का 4 गुना, और शेषफल का कितना है 2 गुना, तो यहाँ शेषफल रख देते हैं हम। यहाँ से डिवाइजर आपका निकल जाएगा 160, और क्वोशिएंट भी अगर आप निकालोगे, यानी भागफल इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्वोशिएंट भी कितना निकल के आ जाएगा 40, ये निकल के आपके सामने आ जाता है। तो हमें क्या पढ़ाना है, हमें क्या बताना है, कि हमें बताना है कि x जो था यानी कि भाज्य वो कितना था, डिविडेंड बताना है। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है, ये सभी फार्मूला भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो आपका जो भाजक है 160, और शेषफल के सॉरी भागफल कितना 40, और ये आपका शेषफल, तो ये आपका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6400 प्लस 80, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, दिस आंसर योर आंसर इज करेक्ट 6480, योर इज आंसर करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल के आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये भी क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, डिवाइजर डिविडेंड से। ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट द 47 एज ए रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो डिवाइजर सबसे पहले लिख लो, डिवाइजर यानी भाजक बराबर कितना 342, और रिमाइंडर कितना है आपका 47, और आपको अगला डिवाइजर भी दे रखा है कितना है 18। तो सबसे पहली बात ये होती है कि देखिए मैंने नंबर सिस्टम में जो रूल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम, आप जाके देखें, वहाँ पर मैंने एक रूल बताया था कि अगर जो फर्स्ट डिवाइजर है सेकंड डिवाइजर से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, फिर हम इसको नंबर मानते हैं, तो देखो इससे ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो हम फर्स्ट वाले रिमाइंडर को मानेंगे नंबर, 18 से डिवाइड है 82 36, यहाँ जब माइनस करोगे 11 आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, तो आपका आंसर 11 के साथ चला जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और एंजॉय करिए सेशन को, फुल्ली एंजॉय करो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी होंगे
वो शॉर्टकट से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको जितने भी लेक्चर मैं दे चुका हूँ, जो भी मैं आपसे बोलता हूँ कि वहाँ जाके देखो, तो वहाँ पर फुल्ली डिटेल आपको मिलेगी उसकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ थ्री नंबर्स 252 इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर। तो देखो यहाँ पर रेशो की बात होगी, जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था। अगर इस तरीके से हमें कुछ रेशो दे रखा है तो हमें सबसे पहले सीखना चाहिए कि ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि बी दोनों में कॉमन था, तो मैंने उसे मिड में रखा है। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 और यहाँ लिखा हमने 4। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से, जब 3 से यहाँ किया तो 3 से यहाँ और 2 से यहाँ भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, 6 और 8। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर यही रूल अप्लाई करना है हमको। ये कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं ए बी सी, हमने 3 नंबर ले लिए। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इज थ्राइस सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज थ्राइस सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दूसरा आप कह रहा है कि थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर का 2/3 ऑफ द फर्स्ट, 2/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी 2/3 ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो इसको मिड में रखिए। तो मिड में रखते हैं हम, तो लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं आपका सी। तो बी रेसो ए, तो यहाँ लिख जाएंगे 1:3 और यहाँ लिखेंगे सी रेसो ए, सी रेसो ए 3 इज 2। यहाँ पर ये ऑलरेडी कॉमन है, इससे तुम्हें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी मल्टीप्लाई करने की तो सीधा लिख दो 1 3 2। तो इसको ऐड कर लो, 3 2 5 और 6 सम इक्वल टू आपको दे रखा है 252, इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 42। हमें चाहिए सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर हमारा बी कितना है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 42। अगर रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर नहीं देखा तो इस तरीके से मैंने आपको वहाँ पर रेशो निकालना ए बी सी डी, ए बी सी ये सब सिखा रखा है, तो वहाँ भी एक बार जाके आप चेकआउट करें। ठीक है, थोड़ी सी इस चीज़ की हम जानकारी देता चलूँगा साथ ही साथ। अब ये अगला कह रहा है कि द सम ऑफ द थ्री नंबर्स दिस। अब ये फिर से वही क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ए बी और सी का ए रेशो लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर। ये 1 है तो ये 2 है सेकंड नंबर। ठीक है, अगला कह रहा है एंड थर्ड नंबर 1/4, यानी कि थर्ड नंबर और थर्ड नंबर 1/4 सेकंड नंबर, तो 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बी कॉमन है, तो ए बी और सी वही करना, ए बी का रेशो और यहाँ पर बी सी का रेशो दिस। ठीक है, 1। तो इसको हमें बराबर करना है बी को, तो बराबर ऊपर करने के 2 से मल्टीप्लाई करो तो बराबर हो जाएगा, तो 2 और ये 4 और ये आपका 1। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 3 4 2 6 7, 7 इक्वल टू कितना हो गया 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2/7। हमें चाहिए सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर कितना 4 यूनिट, आपका आ जाएगा 8/7। योर आंसर इज करेक्ट 8/7, दैट इज योर आंसर 8/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि द थ्री नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द 30 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इज दिस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर मानने सीखिए, कैसे मानते हैं। अगर ये हमने फर्स्ट नंबर कंसीडर करा है तो इसमें अर्थमेटिक क्या होती है, अर्थमेटिक देखिए कोई पैटर्न समझ में आता है, जैसे 2 3 4 5, ये एक पैटर्न से आगे बढ़ रही है, घट भी सकती है। या अगर हम इसमें से करते हैं जी, जैसे कि ये 2 है, ये 1 है, ये 0 हो जाए, फिर इस तरीके से -1, तो ये एक पैटर्न है। तो इस तरीके से कोई भी सीरीज हो सकती है, एक पैटर्न के डिफरेंस से या तो आगे बढ़े प्लस करके, या माइनस करके पीछे घटे, कुछ भी है, उसको बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ए नंबर है तो इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 2D हो जाएगा, फिर आगे 3D हो जाएगा, इस तरीके से आगे हम चलते चले जाएंगे। तो आप क्या देखोगे कि अगर ये फर्स्ट नंबर है, अगर मैं ये लिख दूँ कि डी इसमें से घटा दूँ या डी इसमें से माइनस कर दूँ, तो यहाँ से अगर यहाँ से मैंने डी माइनस किया तो ए माइनस डी, और इधर प्लस किया तो ए प्लस डी, तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ से ये मैंने इसमें से निकाल दिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करें, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। तो सम ऑफ द थ्री नंबर्स कितना है 30। तो सम करेंगे, अगर आप इनको सम करोगे तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो यहाँ पर प्लस करो कितना 30, तो d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू 30। तो यहाँ से फर्स्ट यूनिट आपको मिलेगी कितनी 10। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी 10। अब आगे अगर हम बात करें, आगे कह रहे हैं कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, अब ये क्या करें, द प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, प्रोडक्ट कर देते हैं, चलो भाई प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। देखिए एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो ये इतना आ गया।
और ये आपका ये हो गया बराबर कितना 910। अब यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे इसके 10 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा 91, और 91 या माइनस लगा लेते हैं -100। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू मिलेगी तो वो आ जाएगी प्लस माइनस की 3। ठीक है, दो वैल्यू मिली। अब यहाँ से हमें नंबर निकालना है कौन सा। देखो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 और डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस की 3, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से अगर पहली सीरीज बनाए तो 10 में अगर 3 जोड़ोगे 13, अगर इधर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बनाना चाहो पहले घटा दो, पहले 7, ठीक है, तो 7 और यहाँ 10 और फिर घटाओ, तो फिर घटा दोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर निकल के आ जाएंगे। तो पहले यहाँ 10 में हमने 3 घटाया तो ये हुआ, और फिर 3 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये होगा 10 फिर 3 घटाए, इस तरीके से घटती जा रही है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सीरीज हमसे पूछा है। तो बताइए इस जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है उसका जो पूछा क्या ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए यहाँ पर अगर इस सीरीज का देखो तो 10 है और इस सीरीज का देखो 13 है, तो 10 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 13 के साथ चला जाएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट 13। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 10 भी हो सकता है और आपका 13 भी हो सकता है, इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। योर आंसर इज करेक्ट कितना 13, राइट। तो आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था 13। आगे चलते हैं हम। ये कह रहा है कि अ कैनाल विलेज कैन बी क्लीन बाय 24 ब्रिज इन 12 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात समझिए। तो मैंने एक फार्मूला बताया, टाइम एंड वर्क पढ़ाया अभी मैंने, MDH/W। तो यहाँ पर MDH का मतलब दिस फॉर मैन, दिस फॉर डेज, दिस फॉर आवर्स एंड दिस फॉर वर्क। तो ये बात ध्यान रखिए, मैन, डे, आवर्स और वर्क की हम बात करते हैं तो यहाँ यूज करेंगे एम कितना दे रखा है यहाँ पर M24 विलेजर्स, कितने दिन में 12 दिन में, वर्क और धावर्स नहीं से छोड़ देंगे। आगे कह रहा है किसी गांव की, अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ डेज 36 विलेजर्स। अब 36 M2 हो गया, कैनाल इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ डेज को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल, यहाँ पर कितना हुआ 24 विलेजर 12 डेज में, और ये कह रहा है कि किसी गांव की नहर को 24 ग्राम 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करते थे, ये कैंसिल हुआ और यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 8 एक्स की वैल्यू 8 निकल के आ गई। योर आंसर इज 8 करेक्ट, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई में मैंने क्या कर रखा है आपको, स्क्वायर रूट और ये रूट का चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा रखा है। पहला लेक्चर नंबर सिस्टम है, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए क्यूब रूट में आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो ध्यान रखिए क्यूब रूट की अगर हम बात करें तो जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64, और 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 125, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में देनी है। क्या बात ध्यान में देनी है, आप ध्यान में देख दीजिए। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट सभी समझते हैं, 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 9। तो ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप स्क्वायर रूट निकालें इसका, तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम इंडेक्स है और इस तरीके से सेम साइन आता है तो कैंसिल हो जाता है। तो 7 किस में आता है आपका, किस में आता है 3 में आता है, तो 3 लिख दिया आपने। इसके पीछे वाले 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ये आपका 1 आपका 13, यानी कि ये आपका 13 है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कितना, तो मल्टीप्लाई हो गया ये 5 का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर डिवाइड से मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, ये 8 का स्क्वायर रूट है, 8 ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर आपको लिख देते हैं 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस, तो ये मल्टीप्लाई किया 40 और ये हो गया 520/3, तो ये आपका आंसर हो गया 520/3 यार आंसर। तो इसके तरीके से आपको स्क्वायर रूट अगर याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा, तो वो आपने आसानी से निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके की चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर हमेशा, और 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब हैं वो हमेशा आपको याद रहने चाहिए अगर एग्जाम में आपको कुछ करना है तो। अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क हमारा हो चुका है,
और मैं लेक्चर ले चुका हूँ। अगर जो भी कंसेप्ट आप नहीं है तो उसमें मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका वर्क निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, ये यहाँ पर बोल दिया। और यहाँ पर बोल रहा है कि बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज और ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले एलसीएम एफिशिएंसी पता करेंगे। यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा 72। यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी पता करें, एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से तो 4, 3 और 2, ये एफिशिएंसी निकल गई। अब वो कह रहा है कि ए एंड सी 30 से बताइए 3 यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके क्वेश्चन कराए, तीनों को ऐड करेंगे तो 2A 2B और 2C और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ से अगर हम 2 मल्टीप्लाई कॉमन ले लें, A प्लस B प्लस C 9/2, टोटल वर्क कितना आपके पास, टोटल वर्क है 72/9/2। तो ये हो गया दिस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा 16 डेज, ये आंसर इज करेक्ट 16 डेज। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। अगर टाइम एंड वर्क का लेक्चर नहीं देखा है तो टाइम एंड वर्क का लेक्चर आप उसमें जाके देखें। जितने भी आपको देखिए, जितने भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ चैप्टर्स के नाम, वो सबके लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का ही है, यहाँ लिखते जाएंगे हम। तो यहाँ बोल रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, लिख दिया। बी कैन डू इट इन 12 डेज, लिख देते हैं। ठीक है, दे वर्क टुगेदर 4 डे, बी लीव एंड ए अराउंड कंटिन्यू 2 डेज। अब ये कह रहा है उन्होंने दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी ने काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन के बाद सी काम पर आ जाता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमें एलसीएम इनका लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा 60। 60 यहाँ एफिशिएंसी पता कर लेते हैं, तो 6 और 5। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गई। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि वो 3 डेज तक वर्क करते हैं, कौन कौन, ए और बी। यहाँ पर ए और बी 3 डेज की एफिशिएंसी का 3 डेज का वर्क निकालते हैं। 11 × 3 33। यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क बचेगा 60 माइनस 33, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। और यहाँ पे ये आपका आ गया। ठीक है, अब आगे कुछ और भी कह रहा है, आगे कुछ और ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 डेज आफ्टर सी ज्वाइन, यानी कि 2 दिन तक ए काम करता रहता है, ए ने 2 दिन में कुछ और काम किए होंगे, ए का 2 डेज का वर्क और निकाल देते हैं। 2 डेज वर्क 2 × 6 यानी 12, 12 और माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये आएगा 15। अब सी ज्वाइन हो गया, तो अब यहाँ से देखो सी ज्वाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले ए और सी, ए और सी, तो यानी ए की तो एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 6 और सी की एफिशिएंसी चाहिए। जो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 15। 15 वर्क जो कितने दिन में फिनिश हो रहे हैं अकेले, ये बाकी 2 डेज में फिनिश हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद दोनों ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आई 7.5। यहाँ से सी की एफिशिएंसी मिलेगी 1.5 यानी कि 3/2, ये सी की एफिशिएंसी है। और हमें क्या काम कराने हैं, टोटल, टोटल काम आ जाएंगे 60 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 40 डेज आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है, यानी कि 40 डेज। बड़ी सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाए। तो ध्यान रखिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, जब ये क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। ए, ये फिर से वही टाइम एंड वर्क है। ए, ये देखिए क्वेश्चन समझिए, ए कैन डू एज ए मच वर्क इन 7 डेज एंड बी कैन डू 5 डेज। तो यहाँ से ए जितने दिन में करता है 4 दिन में, उसी वर्क को बी 5 दिन में। तो यहाँ से हमें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा अपॉन में 4/5। दूसरी बात, बी कैन डू एज ए वर्क में 6 डेज, बी अगर 6 डेज में कर रहा है तो सी उसे 7 डेज में कर रहा है। तो यहाँ से हमें बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा 7/6। सबसे पहले वही काम करना होता है कि ए बी सी ये निकालना। ए और बी की रेशो कितनी है 5/4, बी सी की कितनी है 7:6। सबसे पहले इसको बराबर करो, या इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है रेशो इन प्रोपोर्शन में, इस तरीके से भी आप जा सकते हो। यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, ये आपका कितना हो गया 35, और यहाँ पर हो गया 28, और यहाँ पर हो गया 24। ठीक है, तो ये आपका रेशो आ गया 35, 28, 35, 28 और 24, ये आपका बनता हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले कह रहा है कि बताइए कोई काम जो 1 सप्ताह में करता है, तो ए की एफिशिएंसी आपको पता है 35,
ए ने 35 एक सप्ताह यानी 7 डेज में जो काम करता है, टोटल वर्क ये निकल गया, टोटल वर्क। अब एक बार सी कितने दिन में करेगा, तो 35 इंटू 7 अपॉन सी, सी की एफिशिएंसी कितनी है 24, ठीक है ये है। तो अब ऑप्शन चेक कर लेंगे आप लोग, जो भी ऑप्शन होगा, तो 24 आई थिंक इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ठीक है, इस तरीके से आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए राम इसका ही है, रमेश एंड रहमान कैन डू अ वर्क इन 20 एंड 25 डेज। तो ये रमेश है, रहमान तो लिखना पड़ेगा रहमान और रमेश ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा नाम दोनों एक जैसे हैं, रहमान। तो यहाँ पे कितना 20 डेज और यहाँ से कितना 25 डेज, यहाँ एलसीएम लिया 100, इस एफिशिएंसी 5 और 4, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 10 डेज तक वर्क करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों ने ए रहमान रहमान और रमेश कितने 10 दिन तक 10 डेज तक, तो 10 डेज में 9 इंटू 10 कितने वर्क 90 वर्क कर दिए। आपके जो रिमेनिंग वर्क हैं, रिमेनिंग वर्क कितने बचे 100 माइनस 90 यानी कि 10, कितने वर्क बचे। अब वो कह रहा है कि शेष काम को सुरेश 3 दिन में पूरा कर देता है, उसके बाद बीमार पड़ गए, जाने के कारण काम छोड़ देते हैं और शेष इस काम को कितने दिन में पूरा कर देता है शेष। सुरेश सुरेश जो है की एफिशिएंसी पता कर सकते हैं आप कैसे, काम बटे डेज, ये सुरेश की एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सुरेश। अब बताइए अकेला सुरेश करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सिंपल, तो सुरेश की एफिशिएंसी आपके पास है, तो आपको टोटल वर्क दिए हैं डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये कैंसिल, ये ऊपर चला गया, कितना आ गया 30 डेज, कितना आ गया 30 डेज, योर आंसर इज करेक्ट 30 डेज। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से बन गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्काउंट का क्वेश्चन हो गया, मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर डिस्काउंट भी पढ़ाया था, डिस्काउंट का भी आपको चैप्टर देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, जो भी पीछे लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, तभी आपको मजा आएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन की अप्रोच बनाते हैं। देखिए कोई भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपको बनाए तो सभी चैप्टर आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का मजा उठा सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं होने वाला। ये कह रहा है कि अ बुक सेलर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंट प्राइस, तो यहाँ पर ही गेट 10% कमीशन, कमीशन ले रहा है किससे, पब्लिशर से। अगर हम उसका ये ले लें कि प्रिंट प्राइस 100 रुपये है, जब प्रिंट प्राइस 100 रुपये है तो इसमें पब्लिशर को कमीशन कितना दे रहा है, इसका 30% कमीशन ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर वो उसको किताब जो है सेलिंग उसकी जो है वो कितने की पड़ रही है 70 रुपये की, और वो 10% डिस्काउंट के साथ अगर इसे बेचेगा तो कितना में बेचेगा 10% डिस्काउंट बेचेगा 90 रुपये में। तो आप देख सकते हैं कि इतने रुपए डिस्काउंट यानी इतने रुपए परचेजिंग है और इतने रुपए बेच रहा है, 20 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट, अपॉन में क्या कॉस्ट प्राइस दिस, तो प्रॉफिट परसेंट आपको आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, 200/7 आई थिंक 284/7%, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर 28/4/7%, ठीक है। तो देखिए आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठाए, और क्वेश्चन आपको इस तरीके से वहां पर एग्जाम में इसी स्पीड से भी बनना चाहिए, तब तक नहीं बनेगा तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपका जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं कि अ डीलर इज सेलिंग एट आर्टिकल डिस्काउंट 5% ऑन द मार्क प्राइस इफ द मार्क प्राइस इज 12% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द आर्टिकल वॉज सोल्ड इतने रुपए देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया कॉस्ट आपने ले लिया 100 रुपीज, वो कह रहा है कि 12% इसको अबव कर दीजिए, इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा 12, और इस पर 5% का डिस्काउंट दे दीजिए। जब 5% का डिस्काउंट दे दोगे तो यहाँ पर इसका 5% डिस्काउंट देने का मतलब है ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 5.6 आ गया। जब 5.6 112 में से घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 601, यहाँ पर फाइनली सेलिंग प्राइस आ गया 106.4, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि 16.04 बराबर कितना 532 रुपये, ये इतने में सेल कर दिया, और एक यूनिट की वैल्यू 52/106/0.4, और कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ाइए, इसको जब कैंसिल करोगे 532 और इसको कैंसिल करोगे तो 500, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर हो जाए कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी
500 रुपीज कॉस्ट प्राइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन की अप्रोच बनानी है। अगर अप्रोच बनानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पर अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया है। सारी समझ बताने मुझे चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा, तो आपको पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर देखना है, फिर इस पर आना है। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 बोटल्स कंसेंट एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर है, तो यहाँ पर हमने एसिड एंड वाटर लिखा, एसिड एंड वाटर का 2:3, और यहाँ पर हमने 1:2 लिखा। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लेके चलते हैं कि जो वो आपके जो भी हैं, बोतल हैं, आपके बेसन्स हैं, जो भी हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको उनको हम क्या करते हैं, उनको वहाँ पे थोड़ा सा बराबर क्वांटिटी का लेके चलते हैं, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी की मात्रा है, यानी कैपेसिटी है बोतलों की, वो बराबर है। तो यहाँ हम बराबर लेके चलेंगे। तो हम दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इन्हें ऐड कर लीजिए, तो 5 और ये 3, ये भी बराबर नहीं, बराबर करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। यहाँ पर एलसीएम आएगा 5 और 3 का एलसीएम 15, और 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ये हाँ 15 अब बराबर हो गया। ये भी 15 है और ये भी 15 है। अब सबसे पहली बात आती है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:3 में मिलाया जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 से यहाँ कर दो, तो 3 का गुणा यहाँ किया हमने, 3 का गुणा यहाँ किया, और ये हो गया 15, और 15 का गुणा हमने यहाँ किया, 15 का गुणा हम यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, देखिए 15 है। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये 15 हो गया आपका मल्टीप्लाई, यहाँ भी 15 आपसे करें, यहाँ पे आपने 3 से करी, और यहाँ पर 3 से, 3 2 जा 6, 6 और 15 कितना हुआ 21, यहाँ लगाइए, 9 और 30 39, इसको हम कैंसिल कर देंगे 3 से, 7 और 13 रेशो आपका निकल के आ जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 7:13, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो वहां पर भी हमें क्या करना है कि 2 टाइप्स ऑफ द ब्रास ऑफ द रेशो ऑफ द कॉपर एंड जिंक आर इन द रेशो, कॉपर और जिंक, तो कॉपर एंड जिंक दिस रेशो कितना है 8:3, और ये फर्स्ट में है, और सेकंड में आपका हो जाएगा 13:7। ठीक है, इसको बराबर करते हैं। ये हो गया आपका 11, और ये आपका 22, अब बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। अभी किस रेशो पे लाना है हमको 5:2 में, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं फिर ताकि समझ में ज़्यादा आए। तो यहाँ से हमने लिया, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करा हमने 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ करेंगे, और 2 से यहाँ करेंगे। देखिए ये हुआ 80 और 30 110, यहाँ पे आपका हुआ ये 30 और ये 40, ये हो गया 30 + 40, यहाँ पर हो गया 144, 44 इसे कैंसिल करते हैं 11 से, 11 से किया 10, तो ये आपका 4, इसको और कैंसिल किया 5:2, 5:2, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो योर आंसर इज 5:2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भाई आसानी से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो देखिए अब ये आपको सबसे पहले अप्रोच बनाने के लिए आपको पिछले चैप्टर्स जितने भी हैं वो क्लियर ही होने चाहिए। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखिए, अब एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से हटके ही रखे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को, चाहे वो बैंक का है किसी का भी है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकाल लें, और फिर नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 3 डायग्राम आपको ध्यान में समझ में आनी चाहिए। तो देखिए आपके डायग्राम 3 डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर 3 डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। 3 डायग्राम इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस आपने थोड़ा पढ़ भी रखा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की, तो यहाँ पे
तो देखो अगर ये एंगल आपका 60 है और ये आपका 30 है और ये आपका 90 होगा, ठीक है। 30 के सामने रेशो हमेशा इतना होगा, इसके सामने √3 और ये रेशो हो जाएगा 2। अगर ये एंगल आपका हो जाता है 60, ये आपका हो जाता है 30 और ये हो जाता है 90, तो 90 के सामने हमेशा बताया मैंने 2, 30 के सामने 1 और ये हो जाएगा आपका √3। अगर ये आपका हो जाता है 45 और ये आपका 45 और ये आपका 90, ये 1 1 और ये कितना √2, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं, ये साइन रूल से आते हैं। अब साइन रूल आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि 60 के सामने √3 और 30 के सामने रेशो 1 और 90 के सामने 2, इसका जस्ट रिवर्स है ये। और ये 45 के लिए इस तरीके से 3 डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी। अब इसी में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर ऑफ द 120 मीटर फ्रॉम 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक पिलर है अनफिनिश्ड, इसकी पता नहीं हाइट कितनी थी। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है और ये जो है 150 मीटर की दूरी पर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये 60 बन गया, तो इसमें से पहला ये डायग्राम बन गया। 60 के सामने आपको दे रखा, 60 के सामने मैंने रेशो बताया था √3, तो √3 = 150, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया आपने, अपॉन में करके यहाँ से आ जाएगी 50√3, यानी एक यूनिट की वैल्यू 50√3 आपको ये मिल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी हाइट को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। पिलर मस्ट बी राइज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन 45। तो यहाँ से अब हमको क्या है, एंगल इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर को एड कर दिया। अब यहाँ पे ये यहाँ पे ये 45 बन गया। अब ये वाला डायग्राम आपका समझ में आ गया, ठीक है। डायग्राम अब ये हो गया, ये आपका जो है ये 1 रेशो है यहाँ तक और ये भी आपका 1 रेशो है, ये आपकी 45 हो गया। अब हम ट्रायंगल की इसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी खत्म हुआ, बी आ जाएगा। ए ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिया हमने 1 के सामने कितना आ जाएगा 150, तो 1 के सामने आ गया 150, 45 के सामने ऑलरेडी कितना 150, इसको हम x ले लेते हैं, तो x + 50√3 बराबर 150। तो यहाँ पर x = आ जाएगा 150 - 50√3, तो 50 आपने कॉमन लिया और यहाँ बचा 3 - √3 और √3 की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी है 1.73। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पर आप और एक 0, तो ये आ जाएगा 30.30। तो ये आप आई होप मैंने 2 तक नहीं लिया था, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है, कोई सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से तीनों डायग्राम को आपको ध्यान में रखना, दिस पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा। इसमें इन दोनों डायग्राम का यूज करके मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आंसर कितना आ गया 63.5 मीटर, यानी 4 मैंने केवल इतना यूज किया था, इसको आपको पूरे को यूज करना है, तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैस करना, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये और क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन मैंने इसलिए दिखाए क्योंकि इन 2 ही ऑप्शंस में ये आ जाएगा। वही है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर वर्टिकली। तो देखिए ये टावर है, ये यहाँ टावर स्टैंड कर रहा है। अभी कह रहा है मिडिल ऑफ द पैडी फील्ड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रू लाइन। तो यहाँ पर ये अल्फा है, हमेशा ध्यान रखिए जितने पास वाला एंगल होगा बड़ा होगा, दूर वाला एंगल क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी है, तो यहाँ पर ये अल्फा हमने लिया, तो ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x और ये जो है इधर की साइड एक और ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, यहाँ बीटा। तो देखिए एक निकालेंगे दूसरे को उसी के बेस पे लिखेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको हम y कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, क्या बात करोगे, यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए tan, ये बीटा है अल्फा है, तो tan अल्फा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस। यहाँ से x की वैल्यू आ गई h और नीचे आ जाएगा tan अल्फा, x इक्वल टू h कॉट अल्फा, ठीक है। h तो y इक्वल टू लिख दो इस तरीके से, ये भी h कॉट बीटा। अब ये कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस, ये पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। ये आपके पास x भी है y भी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे,
तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कौन सा आंसर हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यानी कि थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। एन एरोप्लेन, अब देखिए ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो अब इसमें कैसे आप बच सकते हैं, देखें समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये आपको सोचने वाली बात है, तो सारे चैप्टर्स आपको आना चाहिए। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि वायुयान की चाल बताइए, यान की चाल, ठीक है, या वायुयान की हमको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, कि स्पीड बताइए इसकी कितनी होगी। ठीक, एरोप्लेन फ्लाइंग द हॉरिजॉन्टल हाइट 3 किलोमीटर एबव, तो यहाँ पर ये, यहाँ देखिए ये 3 किलोमीटर एबव, यहाँ पे ये, ठीक है, 3 किलोमीटर एबव जहाँ ऊपर है ये 3 किलोमीटर, राइट। अब वो कह रहा है कि एबव द ग्राउंड ऑब्जर्व सर्टेन पॉइंट सबटेंड एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पर कोई पॉइंट था, इस पर ये एंगल बना रहा था 60 डिग्री का। ठीक, अब ये एरोप्लेन था यहाँ पर ये एरोप्लेन था। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि आगे पढ़ रहा है आफ्टर 15 सेकंड, तो 15 सेकंड के बाद कुछ तो आगे गया होगा, अब मैंने मान लिया यहाँ पहुँच गया, तो 15 सेकंड, तो ये हाइट जो बराबर हाइट रहेगी, तो यानी कि 3 किलोमीटर की हाइट है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितने के सेकंड में कवर करिए, इसने 15 सेकंड में कवर किया है। ये डिस्टेंस सबसे मेन मुद्दा है कि ये डिस्टेंस आपको पता करें, और इसमें अब जो एंगल हो गया वो 30 डिग्री आपको बनाना है। यहाँ पे जो एंगल बनाया इसने, इसको मैं चेंज करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे तो यहाँ पे ये 15 सेकंड में यहाँ तक कवर हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंगल है, अब यहाँ पे ये कितने का, 30 डिग्री, ठीक है, ये राइट। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अभी ये डिस्टेंस तो आपको पता पड़ सकता है, ये 60 है, तो ये आपको इसके एंगल के लिए 30 हो जाएगा। ठीक है, नाम दे दीजिए, ये दे दिया, इसको बी हम दे देते हैं, सी डी, ये, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस का मतलब है केवल और केवल इस डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पहले इसको डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं कि ये 3 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हो 60 के सामने 3 किलोमीटर, यानी कि √3 की जो वैल्यू है 60, इसकी वैल्यू 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी √3, 1 यूनिट की वैल्यू √3, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3। अब तुम्हें चाहिए क्या, अब ये पूरे एंगल की बात करें तो ट्रायंगल इसकी बात करें, ट्रायंगल बी डी, ठीक है, ये दिख रहा है ना बी डी ई, तो इसकी बात करोगे ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, 30 के सामने की वैल्यू 3 है, 30 के सामने जो वैल्यू है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें चाहिए 60 के सामने, 60 के सामने की वैल्यू हो जाएगी √3, 3√3। अब एक काम करना है कि उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दो, क्योंकि आपको केवल इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से डी, ये कौन सा डी ई, ये आपका सी है, तो यहाँ से हमें ई सी की डिस्टेंस निकालोगे तो 3√3 माइनस √3, यहाँ 3√3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 3 माइनस 1 बचेगा और ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब 2√3 आ गया, 2√3, 3 रूट की वैल्यू रखनी है क्योंकि वैल्यू उसने दे रखी है 1.732, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, 6 और ये आपका 15, सॉरी 14, ये आपका 14 होगा। यहाँ से हो गया, तो ये आपका हो गया 4, 6, 14, ठीक है, इनटू ये किलोमीटर में आपका आया। ठीक है, कितना है किलोमीटर में, ठीक, 2 ठीक, ये किलोमीटर में आया। हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में स्पीड, तो यहाँ से अब क्या करेंगे आप 3.464 अपॉन ये डिस्टेंस इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 15 कर दो। ठीक है, क्योंकि आपका 15 सेकंड दिया हुआ है, यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इससे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, जीरो हट जाएंगे, यहाँ से 3464 अपॉन में 15, यहाँ से 2, ये आपका आ गया 2 और आपका 4, फिर आपका आ जाएगा कि 4 और फिर आपका 2, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3464, 15 2 या 30, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 6 है तो फिर
30 0, ठीक है 2 ठीक है, ये आ रही 45, फिर 1, फिर आपका 4 और नहीं 3 पॉइंट, इस 230 पॉइंट। अब 230 देखो ये भी है 230 और ये भी 230 है, 230 है तो यहाँ पे और यहाँ पे 7 9, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि 9 टाइम्स इसमें जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा माइनस करके देखो 230 इसमें दिया था मगर अब आगे की बात करेंगे ये आपका ऑप्शन आएगा क्योंकि आगे जाएगा 9 या 35 होता है 135, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ध्यान रखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन का लेवल है ये, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। अब ये आता है क्वेश्चन देखो इस तरीके के, आपको ट्रिगोनोमेट्री की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन जब भी इस तरीके से क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी जाए, अगर वैल्यू पूछ रहा है तो जब भी साइन और कॉस का केस हो तो वहाँ थीटा की वैल्यू या तो 0 ले लो या 90 ले लो। तो इसमें क्या है कि आपको जल्दी से आता है, अगर हम 0 लेंगे तो भी यही आंसर आएगा, 90 लेंगे ये भी। अगर हम 0 वैल्यू रखते हैं थीटा की तो साइन 0 0 और कॉस 0 1 माइनस 12 और 0 प्लस 1, इस तरीके से यहाँ पे हो गया 8 माइनस 12, तो ये आ गया माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये और क्वेश्चन है इसको भी करते हैं। ये कह रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ आपके पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप सभी जानते हो एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। अब इसको ब्रेक कर दो साइन और कॉस में, तुम्हारी मर्जी है, चाहे करना चाहो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा और इसको भी हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से ये हो गया कॉस की पावर 4, ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको हम क्या करें, इसको हम ओपन कर दें, तो इसको कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये शायद यही पूछा है कि 1 इसका वैल्यू है, आंसर इज 1। आप इसको साइन और कॉस में भी ब्रेक करके कर सकते हो तो भी आंसर आपका यही आएगा, इससे अलावा कोई और आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये इसकी होती है 1 बाई कितना √60√2, ठीक है। ये आपकी √2, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन था, √2 माइनस 1/√2, ये हाफ है ये हाफ है, इसको हटा देंगे, x इंटू √3 यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/√2 और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे 1/√6 और जब यहाँ रखोगे 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1 7/6, ये आंसर आ जाएगा 7/6, ये आंसर करेक्ट 7/6, ठीक है। एक्स स्क्वायर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन इसका करना है कि कितना होगा। अब देखिए आई होप अब इस तरीके से बड़े बड़े फैक्टर है, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है भाई, इस तरीके से हमने इसका फैक्टर हमने प्लस, अगर माइनस होता तो बड़ी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर यहाँ पर प्लस आ रहा था, ये तो बड़ी वो है। तो एक काम करते हैं, ये स्क्वायर से दिख रहे हैं ना, तो स्क्वायर करके देखते हैं इसका, ठीक है। स्क्वायर क्या करें जिसमें ये मिले, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो हमको शायद ये मिल जाए, यहाँ पर ये मिल जाएगा और यहाँ पर 16x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। हमें तो केवल इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस, आपका काम हो गया। तो यहाँ पर x प्लस 8 माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको मैंने लिखा 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4, ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ऐसा कौन सा ब्रैकेट आपको दिखेगा, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, इसमें है प्लस 8, तो यहाँ पे ये है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर्स नहीं है, इस पर ये स्क्वायर्स नहीं है, ये स्क्वायर्स इस पे हो सकते हैं, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस 8, हाँ ठीक है, इस पे नहीं है स्क्वायर्स,
ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिस, ठीक। नो 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 प्लस वन प्लस, तो यहाँ प्लस लगाइए, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, तो ये आपका मैंने ये ऑप्शन देखो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बाकी ऑप्शन ये ठीक है। आप देख लीजिए एक बार चेक करके मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से निकल के आ जाएगा कितना, ये आपको चाहिए था और ये हमारा निकल के आ गया कितना, तो ये आप ध्यान रखें, ये इसको लिखा मैंने इतना, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 64, यानी कि ये वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस 64, ये आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के करेक्ट, ठीक है। तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, तो सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि a प्लस बी वैल्यू 1, तो आप a की वैल्यू 0 डाल दो, b की वैल्यू 1 डाल दो, या a की वैल्यू 1 और 1/2 और b की वैल्यू 1/2, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको ले लेते हैं, 1/2 से भी सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ -1, यहाँ आपका आ जाएगा 0 और यहाँ 0, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो आपका आंसर 0 के साथ चला जाएगा, योर आंसर इज सॉरी, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 0 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा था इसने कि ये किसके बराबर होगा, तो हम बता दिए कि a प्लस बी बराबर 1 बोल रहा था, हमने सीधा इसमें रखा, या तो 1/2 रख के यूज करना, या ये यहाँ पे ये भी कह सकता है कि a नॉट इक्वल टू बी, तो आप इसको यूज करते हैं, इसमें वैसे कहा नहीं है, a और b दोनों वैल्यू को बराबर ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछ रहा है कि दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a की क्यू b की क्यू c की क्यू -3abc का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का c माइनस होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ टू भी है, टू भी अगर कॉमन निकाल लोगे तो टू अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें टू कॉमन, तो टू, ये टू शायद इससे कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हमको ऐड करना है, तो a प्लस बी प्लस सी हमको ऐड करना है, 9 8 2 9 7, तो ये हो गया 17, 17 आपको 24 कैरी 2 हो गया, तो वो ये आपके हो गए 17 17 24 हासिल, तो ये हो गए आपके 27 और ये 29 और 9 9 9 18 27, ये हो गए 6 2 8 8 9 4, ठीक है, 4 2 6 2 8 8 9 4 इंटू a माइनस बी, a माइनस बी यानी इसका होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 1 का होल स्क्वायर हुआ, b माइनस सी, ये इसका होल स्क्वायर हुआ, तो ये हुआ -1 का होल स्क्वायर हुआ, और इसका c माइनस a, यहाँ पर तो ये प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b माइनस a माइनस सी, c माइनस a, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 9 4 और यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 4 4 5 6 8 9 4 इंटू 6, ये आपका आया 4 2 कैरी आपका 6 6 4 दिखा है किसी में, 6 4 6 4 6 4 ये, ठीक है, ये हमसे करेक्ट हो जाएगा, राइट। और किसी में था नहीं तो इसलिए इस तरीके से 5 3, राइट, योर आंसर इज करेक्ट, यस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड के केस में देखिए जब सेंट्रॉइड क्या बनता है, सेंट्रॉइड हमेशा, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड ये होता है जब देखिए कोई भी मीडियंस, तो मीडियंस क्या होती है कि मिड पॉइंट को इस तरीके से मिला दीजिए, यहाँ पर मीडियंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मीडियंस। मीडियंस हमेशा इस तरीके से जहाँ भी कट करेंगे जी जी इसको सेंट्रॉइड ए बी सी, और यहाँ पर सबसे बात होती है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होते हैं, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और ये कह रहा है कि दिस एवरी साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो इसकी एवरी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और ध्यान रखना कि मीडियंस जो होती है किसी भी मीडियन को, उसके रेशो को जी डी कितने रेशो में डिवाइड करती है, 2:1 में उसको डिवाइड करती है, किसमें, ए जी और जी डी का जो रेशो है वो कितना है, 2:1, राइट। तो अब ये पूछा क्या है कि ए जी की लंबाई, तो ए जी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ए जी। अब सबसे मेन बड़ा मुद्दा आता है कि भाई हमको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड पता है, हमको इसकी ये लेंथ और निकालनी है ए डी, तो सबसे पहले हम ए डी की लेंथ पे फोकस करते हैं, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 आपका हो जाएगा, पाइथागोरस लगाइए, ए डी को लेंथ निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 9, यह आ जाएगा 27 7 3√3, यानी कि ए डी की जो वैल्यू है ए डी निकल के आ गया 3√3, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे
ए जी निकालना है हमको। तो ए जी निकालने के लिए हमें क्या करना, 2 इंटू करना ए डी की लेंथ रखेंगे जो भी होगा अपॉन में नीचे दोनों का सम। 2 इंटू ए डी जो भी है अपॉन में कितना 3, तो 3 से कैंसिल तो 2 3 आ गया आपका आंसर, 2 रूट 3 दैट्स इट आंसर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप हम बात करते हैं। तो ये इस तरीके से सेशन समझ में आया होगा। जो भी सेशन आपको समझ में आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस चैप्टर को मुझे ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जाके, मैं वही चैप्टर आपको करा दूंगा। और इस तरीके से हमारा ये सेशन हुआ। और भी नेक्स्ट में जो होगा सेशन 2 में प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे और बेस्ट तरीके के क्वेश्चन होंगे। इंजॉय के साथ पढ़ें और इस सेशन को इंजॉय के साथ करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन करें, और नहीं हो तो सॉल्यूशन आप देखें तो आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टी में साथ सर्कमसेंटर इंसेंटर देखिए बहुत बड़ा डिवाइड चैप्टर होते हैं, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।